दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है, एन बीरेन सिंह ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, लगातार दूसरी बार बने मणिपुर के मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली। उन्हें राज्यपाल एल गणेशन ने शपथ दिलाई। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि एन बीरेन सिंह दूसरी बार है जब मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। उनके अलावा 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इससे पहले केंद्रीय मंत्रियों निर्मला सीतारमण और किरेन रिजिजू ने पार्टी की ओर से राज्यपाल को एक पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया कि एन बीरेन सिंह को सर्वसम्मति से 32 विधायकों के साथ में भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। सिंह को रविवार को विधायक दल का नेता चुना गया था। आपको बता दें कि सोमवार को एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली। और ये बड़ी खबर, लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बनेंगे प्रमोद सावंत, चुने गए विधायक दल के नेता। ये आपको बता दें कि गोवा के नए मुख्यमंत्री एक बार फिर प्रमोद सावंत होंगे। पणजी में सोमवार को ही बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। वे लगातार दूसरी बार गोवा का मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। पणजी में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पार्टी पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद थे। बैठक में चर्चा के बाद प्रमोद सावंत को बीजेपी विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने गोवा के राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। इस मुलाकात में प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री पद के लिए अपने दावेदारी पेश करेंगे। माना जा रहा है कि सहयोगी दलों के साथ मिलकर बीजेपी गोवा में फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी। आपको बता दें कि फिलहाल प्रमोद सावंत को एक बार फिर से गोवा का मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया गया। और बड़ी खबर, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस हुआ खत्म, पुष्कर सिंह धामी ही होंगे अगले मुख्यमंत्री। 23 मार्च को लेंगे शपथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को नेता चुन लिया गया है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद धामी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। अब धामी 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी बतौर पर्यवेक्षक मौजूद रहे। धामी को नेता चुने जाने पर राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं पुष्कर धामी को बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि उत्तराखंड इनके नेतृत्व में प्रगति करेगा। धामी सरकार चला चुके हैं, इन्हें सरकार चलाने का अनुभव है। 6 महीने में धामी ने अपनी छाप छोड़ी है। आपको बता दें कि फिलहाल पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे और वो लगातार दूसरी बार 23 मार्च को शपथ ग्रहण करेंगे। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा चुनाव में हुई बड़ी धांधली, बहस ना हो इसलिए कश्मीर फाइल्स लाई गई। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और अपनी पार्टी की करारी हार को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव में हुई धांधली पर बहस ना हो इसलिए फिल्म कश्मीर फाइल्स लाई गई है। अखिलेश यादव ने कई सीटों का ब्यौरा देते हुए बताया कि बड़े पैमाने पर बड़ी धांधली की गई है। सोमवार को अचानक अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने विधायक और पूर्व मंत्री दुर्गा यादव के आवास पर मीडिया से बातचीत की। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कश्मीर फाइल से होने वाली कमाई से कश्मीरी विस्थापितों के लिए काम होना चाहिए। इसके लिए 25 लोगों की कमेटी बनाई जाए। कमेटी तय करे कि जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो कैसे खर्च हो। सरकार को भी आगे आना चाहिए। पूरा पैसा प्रधानमंत्री फंड में ना चला जाए। अलग अलग जगह रह रहे लोगों से बातचीत कर उनके ऊपर पैसा खर्च होना चाहिए। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में हुई धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि एमएलसी चुनाव पर भी हमें प्रशासन से लड़ना होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि मुरादाबाद में 1,47,000 वोट पाने वाले की काउंटिंग 2.5 घंटे रोक दी गई। बाद में पता चला कि 700 वोटों से हरा दिया गया। ओवैसी पर सवाल पूछने पर अखिलेश यादव ने कहा जो भी लड़ेगा कुछ ना कुछ वोट पाएगा, लेकिन सवाल तो यह है कि बसपा क्या कर रही थी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सपना था कि लोकतंत्र और संविधान से हमारा देश चले। बसपा ने तो अंदर ही अंदर बीजेपी से हाथ मिला लिया। इसलिए समाजवादियों को अंबेडकरवादियों को साथ लेकर चलना होगा। अंबेडकरवादियों को साथ जोड़कर एक नई लड़ाई लड़नी होगी। अखिलेश यादव के अचानक आजमगढ़ पहुंचने के पीछे यहां से सांसदी छोड़ने की मंशा पर रायशुमारी मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि वो विधायकों और पदाधिकारियों से बातचीत कर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सांसदी छोड़ने का यहीं की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भले ही बहुमत की रेस से बाहर हो गई है, लेकिन वोट फीसदी में मिली शानदार बढ़त से उत्साहित है। ऐसे में सांसद
सांसदी या विधायकी में से एक सीट छोड़ने को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दुविधा में फंस गए हैं। आजमगढ़ आने से पहले होली के मौके पर वो मैनपुरी भी गए थे, वहां भी इस बारे में चर्चा की गई। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में सबसे शानदार सफलता पूर्वांचल में ही अर्जित की है। आजमगढ़ के साथ इससे सटे अंबेडकर नगर और गाजीपुर में तो समाजवादी पार्टी ने सभी सीटें जीत ली हैं। इसके अलावा आजमगढ़ से सटी मऊ, बलिया, जौनपुर में भी समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन भाजपा से बेहतर रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि द कश्मीर फाइल्स इसलिए लाई गई है क्योंकि चुनाव में बहस ना हो, क्योंकि चुनाव में बीजेपी ने धांधली की है, ईवीएम में धांधली की है, उसकी उजागर ना हो जाए और लोग इस पर बहस ना करें, इसलिए इस फिल्म को लाया गया है। इस बारे में आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर सियासी बयानबाजी में मुख्यमंत्री केसीआर की हुई एंट्री। बोले महज वोट पाने के लिए भाजपा कर रही फिल्म को प्रमोट। आपको बता दें कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर चल रही सियासी बयानबाजी में अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी कूद पड़े हैं। उन्होंने इस फिल्म को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कोई और प्रगतिशील सरकार होती तो किसानों और आर्थिक मुद्दों पर ध्यान देती। केसीआर ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, इस फिल्म को मोदी सरकार महज वोट पाने के लिए प्रमोट कर रही है, उसका एकमात्र लक्ष्य कुछ भी करके वोट हासिल करना है। उन्होंने कहा कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म कौन चाहता है? अगर कोई प्रगतिशील सरकार होती तो इरिगेशन फाइल्स, इकोनॉमिक फाइल्स जैसी फिल्में बनती। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि दिल्ली में रह रहे कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि इस फिल्म से हमें कुछ फायदा नहीं है, कुछ लोग महज वोट पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस दौरान केसीआर ने किसानों की जोरदार वकालत की। उन्होंने कहा कि वे किसानों के साथ हैं। जब तक सरकार 100% एमएसपी पर फसलों की खरीद नहीं करेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। केसीआर ने कहा, हम इसके लिए लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। अगली बड़ी खबर, ऐतिहासिक होगा योगी 2.0 शपथ ग्रहण समारोह। 2 घंटे तक मंदिरों में बजेंगे घंटे और हर प्रमुख चौराहे पर लगेंगे होर्डिंग्स और बैनर। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के 25 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तैयारियां की हैं। ये तैयारियां ऐसी हैं कि शपथ ग्रहण वाले दिन उत्तर प्रदेश के हर जिले, शहर, तहसील, कस्बे और गांव के मंदिरों में घंटे बजेंगे, आरतियां होंगी और लोक कल्याण के लिए पूजा अर्चना होगी। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी मठ मंदिरों से साधु संतों को शपथ ग्रहण के लिए लखनऊ आने का बुलावा भेजा गया है। पार्टी की ओर से यहां तक निर्देश दिए गए हैं कि लखनऊ आने वाले हर कार्यकर्ताओं को अपनी गाड़ी पर झंडे लगाकर आना होगा। भारतीय जनता पार्टी शपथ ग्रहण समारोह को एक भव्य ऐतिहासिक समारोह के तौर पर आयोजित करने की तैयारी कर रही है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक लखनऊ में आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के सभी जिलों, मंडल और शक्ति केंद्रों तक के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। इसके लिए बाकायदा जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सूची बनाकर प्रदेश मुख्यालय में भेजें ताकि उसी अनुसार व्यवस्थाएं की जा सकें। भाजपा के निर्देश के मुताबिक तय हुआ है कि जिस दिन शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा उस दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रदेश के सभी शक्ति केंद्र स्तर पर कार्यकर्ता अपने अपने इलाके के मंदिरों में लोक कल्याण के लिए पूजा अर्चना करेंगे। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी के मुताबिक भारतीय हिंदू सनातन परंपरा में किसी भी शुभ कार्यक्रम से पहले पूजा अर्चना होती है, फिर योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण जैसा पुनीत कार्यक्रम हो तो कार्यकर्ता मंदिरों में लोक कल्याण के लिए पूजा अर्चना जरूर करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की भव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पार्टी की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र से 2-2 कार्यकर्ताओं को एक दिन पहले यानी 24 मार्च को ही लखनऊ बुलवा लिया गया है। पार्टी ने निर्देश दिया है कि लखनऊ आने वाले सभी कार्यकर्ता जो अपने वाहनों से आ रहे हैं वो गाड़ियों पर झंडा लगाकर आएं। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख चौराहों, बाजारों में होर्डिंग लगाने और उसे पूरे तरीके से सुसज्जित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। भाजपा के एक प्रमुख नेता ने कहा कि योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल और उसके शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों, शहरों, तहसीलों, कस्बों और गांव तक के प्रमुख चौराहे होर्डिंग्स और झंडे बैनरों से लदकर तैयार हो जाएंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि जिस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण करेंगे उस दिन पूरे उत्तर प्रदेश में 2 घंटे तक मंदिरों में घंटे बजेंगे। और बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश यादव शामिल होंगे या नहीं? अखिलेश यादव ने खुद किया बड़ा खुलासा। आपको
बता दें कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर शपथ लेने जा रहे हैं। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ लखनऊ में शपथ ग्रहण करेंगे, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़े नेता और बीजेपी के हजारों समर्थक शामिल होंगे। इसी बीच अब शपथ ग्रहण को लेकर अखिलेश यादव की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि वो इस शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे या नहीं। दरअसल अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि इस बार आरएलडी और छोटे दलों के साथ में गठबंधन कर वो बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन नतीजे उनकी उम्मीद से अलग आए हैं। बीजेपी ने फिर से भारी बहुमत के साथ में बड़ी जीत दर्ज की है, जिसके बाद शपथ ग्रहण को लेकर अटकलें शुरू हैं, जिनमें कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश यादव को न्योता दिया जा सकता है। लेकिन अब खुद अखिलेश यादव की तरफ से इसे लेकर बड़ा बयान सामने आ गया है, जिनमें उन्होंने कहा कि मुझे लगता नहीं कि मैं शपथ ग्रहण समारोह में जाऊंगा, ना मुझे बुलावा जाएगा। यानी अखिलेश यादव को उम्मीद है कि 25 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए उन्हें न्योता नहीं दिया जाएगा। वहीं अगर न्योता भी आता है तो अखिलेश यादव ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। यानी उन तमाम अटकलों पर अखिलेश यादव ने पूर्ण विराम लगा दिया है, जिनमें उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की बात कही जा रही थी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि यदि न्योता भी आता है तो मैं योगी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होऊंगा। और बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी में आने के लिए बीजेपी नेता ने दिया खुला ऑफर, कहा समाजवादी पार्टी के साथ नहीं होगा गुजारा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक दयाशंकर सिंह ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी से गठबंधन का खुला आमंत्रण देते हुए कहा कि राजभर ने जिन उद्देश्यों को लेकर अपने दल की स्थापना की है उसकी पूर्ति बीजेपी में ही संभव है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के साथ अपना गठबंधन बरकरार रखने का दावा किया। राजभर ने सपा से अनबन की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी से उनके गठबंधन की खबरों में कोई भी सच्चाई नहीं है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं बलिया सदर सीट से नवनिर्वाचित विधायक सिंह ने जिला मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में सुभाष को बीजेपी के साथ गठबंधन का खुला आमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि राजभर का दीर्घकालिक गठबंधन बीजेपी के साथ ही संभव है। सिंह ने कहा कि राजभर ने जिन उद्देश्यों को लेकर दल की स्थापना की है वो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ही पूरा कर सकते हैं। राजभर अति पिछड़े वर्ग एवं कमजोर का मुद्दा उठाते हैं और बीजेपी समाज के कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। इसलिए ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी में आने का खुला निमंत्रण है। और ये बड़ी खबर, पंजाब की जीत के बाद अब हिमाचल प्रदेश और गुजरात समेत इन राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी में आम आदमी पार्टी 9 राज्यों के प्रभारियों की लिस्ट कर दी जारी। आपको बता दें कि पंजाब में मिली बड़ी जीत के बाद आम आदमी पार्टी अब दूसरे राज्यों में भी अपने संगठनों को मजबूत करने में जुट गई है। खासतौर पर पार्टी की नजर अब उन राज्यों पर है जहां जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। इनमें गुजरात, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान प्रमुख हैं, जहां इस साल के अंत में या अगले साल ही चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी ने देश के 9 राज्यों असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना के प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने इन 9 राज्यों में पार्टी के प्रसार के लिए प्रभारियों और संगठनों के लोगों के नाम की घोषणा कर दी है। बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में निकाली विजय यात्रा। आम आदमी पार्टी नेता बोले अगले चुनाव में हासिल करेंगे बड़ी जीत। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनावों में जीत के बाद आम आदमी पार्टी का फोकस अब अन्य राज्यों में विस्तार करने पर है। अब आम आदमी पार्टी ने अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने सोमवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विजय यात्रा निकालकर छत्तीसगढ़ बदलने का संदेश दिया। 2018 विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन तब पार्टी को 1% वोट भी नहीं मिले थे। लेकिन पंजाब की जीत के बाद पार्टी नेताओं के हौसले बुलंद हैं और वे जोर शोर से आगामी चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। राजधानी रायपुर में निकाली गई विजय यात्रा में करीब 500 गाड़ियां और 2000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के लोरमी के रहने वाले संदीप पाठक को पंजाब से राज्यसभा भेजे जाने पर आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी गोपाल राय ने कहा कि पाठक लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हैं और काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में विजय यात्रा निकाली है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी अब अपना विस्तार अन्य राज्यों में भी करना चाहती है।
और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास चांदी का बुलडोजर लेकर पहुंचा शख्स, बोला माफियाओं पर एक्शन बेहद जरूरी। आपको बता दें कि यूपी में कानून व्यवस्था को बनाए रखने और गुंडों माफियाओं के खिलाफ सख्ती बरतने के क्रम में बुलडोजर कब चुनावी मुद्दा बन गया पता ही नहीं चला। विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान पूरे समय बुलडोजर चुनावी रैलियों और सभाओं में छाया रहा। लोग मुख्यमंत्री योगी की जनसभा में बुलडोजर लेकर पहुंचने लगे। कहीं बुलडोजर की पूजा हुई तो कहीं बुलडोजर से रोड शो भी हुआ। इस चुनाव में कुछ लोग मुख्यमंत्री योगी को बुलडोजर बाबा कहकर उनके समर्थन में होर्डिंग और नारे भी लगाने लगे। वहीं चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद भी बुलडोजर का क्रेज खत्म नहीं हुआ है। इसका एक नमूना तब देखने को मिला जब गोरखपुर में एक शख्स चांदी का बुलडोजर लेकर मुख्यमंत्री योगी से मिलने पहुंचा। गोरखपुर में गीता वस्त्र के डायरेक्टर शंभू शाह और संजय शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चांदी का ये बुलडोजर भेंट किया तो मुख्यमंत्री योगी भी कुछ देर तक इसे देखने के साथ ही मुस्कुराते रहे। मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात के बाद शंभू शाह और संजय शाह ने कहा कि माफियाओं के खिलाफ एक्शन बेहद जरूरी है। और बड़ी खबर, यूपी में एमएलसी चुनाव की तैयारियां जोरों पर। एक बार फिर होगा भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला। आपको बता दें कि राजनीतिक लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में कड़े मुकाबले के दूसरे दौर का गवाह बनने जा रहा है। आगामी 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्रशासनिक क्षेत्र चुनाव में इन दोनों पार्टियों के बीच में फिर से जोर आजमाइश होगी। विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं, जिससे ये लड़ाई एक बार फिर से भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में हो गई है। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में भी मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों दलों के बीच में था। सपा विधान परिषद के चुनाव में सदन में एक बार फिर अपना बहुमत बरकरार रखने की कोशिश करेगी, जबकि भाजपा विधानसभा के बाद अब विधान परिषद में भी बहुमत हासिल करने का पूरा प्रयास कर रही है। और बड़ी खबर, शपथ ग्रहण करने से पहले ही योगी आदित्यनाथ की पुलिस का बड़ा एनकाउंटर। 2 लाख रुपए का इनामी मनीष सिंह सोनू वाराणसी में कर दिया ढेर। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाली योगी सरकार के दोबारा शपथ ग्रहण करने से पहले ही यूपी पुलिस अपनी फॉर्म में वापस आ गई है। वाराणसी में पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने दिन दहाड़े ही 2 लाख रुपए के इनामी मनीष सिंह सोनू को मार गिराया। आपको बता दें कि लोहता के बनकट रेलवे स्टेशन के पास सोमवार दोपहर पुलिस और बदमाशों के बीच में तगड़ी मुठभेड़ हो गई। इसमें 2 लाख रुपए के इनामी मनीष सिंह सोनू को पुलिस ने ढेर कर दिया। मनीष पर हत्या, लूट सहित 32 मुकदमे दर्ज हैं। लंबे समय से मनीष की पुलिस तलाश कर रही थी। आपको बता दें कि अभी तो यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा शपथ नहीं ली है, उससे पहले ही पुलिस अपने पूरे जोश में आ गई है और उसने 2 लाख रुपए के इनामी मनीष सिंह सोनू को वाराणसी में ढेर कर दिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।